आज हम लोगों ने इंशाल्लाह कंटिन्यू करना है कल से। कल हम लोगों ने जो 4 तरह के सिग्नल्स पढ़े थे, क्या वो सारों के लिए अंडरस्टैंडेबल हैं? ओके। हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया था एक ऐसे सिग्नल से जो कि एक कंटिन्यूस टाइम एनालॉग सिग्नल था, ठीक है। और फिर हम सैम्पलिंग और उसके बाद क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए एक डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल तक पहुंचे थे, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ का जिक्र किया था कि हम लोगों ने जो डीएसपी में सिग्नल जिनके साथ डील करना है, दैट वुड बी अ डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल, ठीक है। और फिर उसमें रिकन्स्ट्रक्शन के कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम वापस यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वो अभी हम एट दिस स्टेज डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हमें थोड़ा सा टाइम डोमेन में कंटिन्यूस टाइम एनालॉग सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल, इन दोनों का थोड़ा सा आइडिया है कि अपेरेंटली टाइम डोमेन में इनकी शक्ल सूरत कैसी होती है। आज हम लोगों ने थोड़ा सा इनके फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में देखना है, ताकि वहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें कि कंटिन्यूस टाइम एनालॉग सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, इसको देखने के लिए हमें जो है ना समझना पड़ेगा कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और उससे पहले कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये मैंने सीटी लिखा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज़ को देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो वो जब 3 कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएंगे तो फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल समझना हमारे लिए आसान होगा। अच्छा जी, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मैथमेटिकली प्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। इस सारे कोर्स में एंड तक मुझे जहाँ भी एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को रेफ़र करना होगा, मैं इसको ओमेगा, कैपिटल ओमेगा या ओमेगा ए, मतलब किसी सबस्क्रिप्ट के साथ यूज़ करूँगी, लेकिन जो मेरा सिंबल होगा जिसको मैंने इस्तेमाल करना है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, वो कैपिटल ओमेगा होगा, ठीक है। दिस वुड बी फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। इसी तरह से अगर मुझे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी का जिक्र करना होगा या लिखना होगा, तो उसके लिए मैं स्मॉल ओमेगा लिखूँगी, ठीक है। आपकी बुक में भी यही नोटेशन है, तो इसलिए इस नोटेशन को फॉलो करना हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। कोई ना कोई सबस्क्रिप्ट इसमें भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है वो इन सिंबल्स की है जो कि कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम के लिए इस्तेमाल होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारी बहुत जानी पहचानी है। हम ए स्टैंड्स फॉर एनालॉग हेयर, ठीक है। और बेसिकली ये सबस्क्रिप्ट में जो टी है, ये बेसिकली हमें बताता है कि हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें ए उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा ए उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और थीटा उसमें कुछ ना कुछ उसका फेज़ हो सकता है। अच्छा, और इस ओमेगा को अगर हम लीनियर फ्रीक्वेंसीज़ की टर्म्स में लिखना चाहें तो वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बेशक वो साइन हो या बेशक वो कोसाइन हो, इट इज़ ऑलवेज पीरियोडिक, ठीक है। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज़ ऑलवेज पीरियोडिक, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी हो वो हमेशा पीरियोडिक रहता है, इसलिए एक कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल ऑलवेज फुलफिल्स दिस कंडीशन, ठीक है। यानी कि एक टाइम पीरियड टी के बाद सिग्नल रिपीट होता है। यहाँ पे बेसिकली हम के टी लिख सकते हैं, के इज़ एन इंटेग्रल नंबर, ठीक है। बेशक हम कैपिटल टी सेकेंड्स मूव करें या 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी सेकेंड्स मूव करें या 3 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी सेकेंड्स मूव करें, हमें हमेशा वही सिग्नल वापस मिलेगा जो टाइम के इस इंस्टेंट पे है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस टाइम
साइनसॉइडल सिग्नल इज़ ऑलवेज पीरियोडिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसकी एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी के जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल इज ऑलवेज पीरियोडिक। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास लेट सपोज दो सिग्नल्स हैं जिसमें सिग्नल एक, जो मैंने अभी बोला वो दोबारा बताऊं? ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन आपसे अगर कुछ मिस हो जाए ना तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि इन पेजेस की तस्वीरें खींच के मैं इनका भी PDF बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है। ओके, हम लोगों ने समझ नहीं आया मुझे, तो दोबारा बोलिएगा। ये जो मैंने यहाँ जिसको बॉक्स किया है, अच्छा, ओके। मैं ये करती हूँ कि मैं थोड़ी सा इसको ड्राइंग के साथ बताती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा ये था, आप इसी क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा देखो कि मैंने टी में बेसिकली स्मॉल टी में मैं के मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसी क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिजिकली इसको हम कैसे रियलाइज़ करते हैं। इसमें हम करना ये चाह रहे हैं कि अगर तो कॉज वेव है तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, डॉट्स जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूएशन कुछ को शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये t वेरिएबल है और ये मैंने प्लॉट किया है x ऑफ t, तो मेरे y एक्सिस का नाम होगा x ऑफ a t, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर इस वक्त हमारी पोजीशन, यूज़र की पोजीशन है और इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर हमें एक वैल्यू मिलती है। तो हमें ये देख के तो पता चल रहा है ना कि इस पीरियड का, इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो अगर हम एक पूरा साइकिल देखें तो वो कैपिटल T सेकेंड्स है, ठीक है। ये हमें अपनी इंफॉर्मेशन की वजह से, हमें अपनी पुरानी नॉलेज की वजह से पता है, ठीक है। अगर इसको हम आगे रिप्रोड्यूस करते जाएं तो ये सिग्नल जो है वो इस तरह से प्लॉट होता जाएगा। अच्छा, अब T0 में अगर मैं एग्जैक्टली कैपिटल T सेकेंड्स ऐड करूं या फिर T0 में 2T सेकेंड्स ऐड करूं, ठीक है। T0 प्लस T ऐड कर देने से मैं कहाँ पर मेरी पोजीशन आएगी, यहाँ पर कैपिटल T इज वन कंप्लीट साइकिल, यस, ठीक है। इसलिए मैंने उसके साथ K मल्टीप्लाई किया है जिसमें K एक इंटेग्रल नंबर है और इसकी वैल्यू हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर K को हम 0 डाल देंगे तो XAT वुड बी इक्वल टू XAT, और अगर हम इसको प्लस माइनस 1 डाल देंगे तो इसी तरह से ये आगे प्रोसीड करता जाएगा। तो कैपिटल T यहाँ पे इज इक्वल टू 1 कंप्लीट साइकिल। तो अब मेरा हाल है कि मुझे इसको मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, जो मैं बात समझाना चाहती हूँ वो आपने खुद ही कह दी है, ठीक है। इज दैट ओके? शैल वी प्रोसीड अहेड? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी यही थी कि एक कोसाइन सिग्नल, साइनसॉइडल सिग्नल हमेशा पीरियोडिक होता है और वो इस बॉक्स इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हमेशा फॉलो करता है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं जिसमें XAT को लेट सपोज कि मैं प्रेजेंट करती हूँ इस इक्वेशन से, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा A है, और मेरे पास एक और सिग्नल है XBT जिसकी फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा B से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आप नोट करो तो इन दोनों सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड सेम है, इन दोनों सिग्नल्स के फेजेस सेम है, लेकिन इन दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। तो इस सूरत हाल में अपेरेंटली ये दोनों सिग्नल्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। हम जब इनको प्लॉट करके देखेंगे तो XAT हमें XBT से डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है। इसमें अगर तो ओमेगा A की वैल्यू ओमेगा B से बड़ी है तो अपेरेंटली XAT में बहुत रैपिडली फ्लक्चुएशंस होंगी। अच्छा, ये बातें आपको शायद अभी बहुत बचकाना लग रही होंगी, लेकिन इनको यहाँ पे करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के हवाले से देखना है। तो अगर हमारे जहन में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यूस टाइम के हवाले से क्लियर होंगी तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को एक बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
ठीक हो गया। तो हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी ये देखी है कि दो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से डिफरेंट होने के लिए मैं यहाँ पे ये मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करूँगी। ये एक ज़्यादा भी हो सकती है, ओमेगा ए कम भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये दोनों सिग्नल्स अपैरेंटली हमें एक दूसरे से डिफरेंट लगेंगे। और तीसरी और मैंने ये लिखा था कि अगर इफ़ ओमेगा ए इज़ ग्रेटर देन ओमेगा बी तो एक्स ए टी में हमें थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएशंस नज़र आएंगी। ठीक है, तेज़ी से फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि ये हो सकता है कि इस तरह से वेरी कर रहा हो और एक्स बी हो सकता है कि इस तरह से वेरी कर रहा हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी। बाकी हम लोगों ने इस वक्त कोई एजम्पशन नहीं की कि कौन सी फ्रिक्वेंसी बड़ी है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन यहाँ पे ये है कि ये दोनों डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है। तो अगर ये डिफरेंट होंगी तो XAT और XBT की शक्लो सूरत एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके एम्पलीट्यूड्स और उनके फेजेस सेम हैं। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने साइनोसॉइडल सिग्नल्स के बारे में पढ़ी। अच्छा, जो तीसरी जी दोबारा बोलिएगा। जी जी मतलब देखो, जो मैंने बात स्टार्ट की थी ना, या जो मेरा मकसद इस प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करना है वो ये है कि अगर ओमेगा ए और ओमेगा बी डिफरेंट होंगे तो ये सिग्नल्स अपैरेंटली डिफरेंट होंगे। ठीक है, फिर मुझे डिफरेंट दिखाने के लिए किसी एक को कम और किसी एक को ज़्यादा अज्यूम करना था ना, तो मैंने इसलिए लिखा था कि हम अज्यूम करते हैं कि ओमेगा ए जो है वो ओमेगा बी से बड़ा है। ठीक है, तो उस सूरत हाल में हमें कुछ सिग्नल्स इस तरह मिलेंगे। अगर जाहिर सी बात है ओमेगा बी ओमेगा ए से बड़ा हो तो फिर ये सिचुएशन जो है ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ आपको यहाँ से जैसे कहते हैं टेक होम मैसेज या जो समझने की ज़रूरत है वो वही है कि अगर दो फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट है तो दोनों सिग्नल एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आएंगे। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी के बाद हम ब्रेक लेंगे, मगरिब ब्रेक। ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे आफ्टर आई गेस 10 मिनट शुड बी इनफ। तो तीसरी प्रॉपर्टी जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना तो उसके बाद फिर हम एक 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। अच्छा, ये हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है ना ये कंटिन्यू होगी दूसरी प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे हमने बताया कि दो फ्रीक्वेंसीज अगर डिफरेंट हैं तो दो सिग्नल्स भी डिफरेंट होंगे। अब हम उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू अज्यूम करने लगे हैं। मसलन ओमेगा ए की कोई भी खास वैल्यू है, इसको हम फिलहाल ओमेगा ई लिख लेते हैं, और ओमेगा बी यहाँ पर हमारे पास है ओमेगा ए प्लस 2 पाई। ठीक हो गया। और अगर हम इनकी इक्वेशंस लिखें तो XAT हमारे पास बनेगा किसी जो भी इसका एम्पलीट्यूड है ओमेगा ए टी प्लस थीटा, और ओमेगा BT हमारे पास बनेगा ओमेगा ए प्लस 2 पाई टी प्लस थीटा। ठीक है, इवन ये दोनों सिग्नल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने ये जो सिग्नल्स प्लॉट जिनकी इक्वेशंस लिखी है उसमें जो ओमेगा बी है इट इज़ ग्रेटर देन ओमेगा ए। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा बी को क्या अज्यूम किया कि ओमेगा ए में 2 पाई ऐड किया है, तो अब इस फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमने ओमेगा बी लिखना था इट इज़ बेसिकली इक्वलेंट टू ओमेगा ए प्लस 2 पाई, और मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि चूँकि ओमेगा बी इज़ ग्रेटर देन ओमेगा ए, दैट्स वाई they both will look different firstly, and secondly omega b xb has a higher frequency than xa। ठीक है, अगर ये बात अंडरस्टैंडेबल है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग सवाल पूछो और फिर हम उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक लेंगे। जी, इस सूरत हाल में जो मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, चूँकि ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा ए प्लस 2 पाई, तो ओमेगा बी इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन ओमेगा ए। और अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को प्लॉट करूँ एक्स ए को और एक्स बी को, तो एक्स बी में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगी या ज़्यादा रैपिडली होंगी एज कम्पेयर टू द फ्लक्चुएशंस इन एक्स ए। ठीक है,
अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? जी एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, और इसके यूनिट्स हर्ट्स में है। ठीक है, जब हमने 2 पाई लिखा तो अब ओमेगा ए के बेसिकली यूनिट्स रेडियंस पर सेकंड में होंगे। ठीक है, एफ ए के यूनिट्स हर्ट्स में है और ओमेगा ए रेडियल फ्रीक्वेंसी, इसके यूनिट्स रेडियंस पर सेकंड में है। ठीक हो गया? ठीक, हाँ जी, और अच्छा जी, अब चूंकि आप लोगों का मेरा ख्याल है और कोई सवाल नहीं है, तो मे बी वी कैन टेक अ नमाज ब्रेक और वापस हम इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे 6:36 पे। ठीक है, तो प्लीज़ कम बैक एट 6:36। मैं यहाँ पे मीटिंग और रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ। ठीक है, और फिर हम इस रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के हवाले से, जो कि मेनली उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड थी। क्या आप सब लोगों को वो तीनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई हैं? ठीक, गुड। उनका जैसे कि मैंने को बताया कि प्रॉपर्टीज़ अपेरेंटली आपके लिए नई नहीं होंगी, आप लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ को देखा होगा, लेकिन एक तो इनकी थोड़ी सी रिवीजन ज़रूरी है, प्लस चूंकि एग्जैक्टली इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने देखना है या समझना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के हवाले से, तो थोड़ी सी इनकी रिवीजन जो है वो ज़रूरी थी। अच्छा, अब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिहाज से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, साइनसॉइडल सिग्नल को मैथमेटिकली लिखा जाता है इस तरह, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सिंबल स्मॉल ओमेगा को हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अच्छा, अनलाइक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, अ डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल में और मे नॉट बी पीरियोडिक। ठीक है, ये एक बहुत डिफरेंट बात है जिसके लिए जो बेसिकली बहुत डिफरेंट है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल साइनोसॉइड से, लेकिन इट इज़ इक्वली ट्रू कि दिस सिग्नल में और मे नॉट बी पीरियोडिक। ठीक है, इसका मतलब ये है, दोबारा बोलिएगा। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है आपको? अच्छा, प्रॉब्ली कल किसी ने ये बोला था कि आप मीटिंग लीव करके दफ़ा फिर से ज्वाइन करो। जी, अच्छा सिराज, मेरे ख्याल आपने ये अभी कहा है ना कि आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। जी सिराज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सिराज, आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है? अच्छा, आप मीटिंग में प्रेजेंट है सिराज, लेकिन अच्छा रेहान को आ रही, ओके। नहीं, मैं जानना चाहती कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो गेस्ट नेम है इंजीनियर डॉट सिराज कुरैशी, प्रॉबली ये मसला इनको फेस हो रहा है। इफ़ सिराज इज़ देयर, आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड बैक करो। अच्छा, ओके, सिराज इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, बाकी जितने भी लोग हैं इस वक्त यहाँ पर, क्या उनमें से किसी और को ये मसला हो रहा है कि आवाज़ आ रही हो, स्क्रीन नज़र ना आ रही हो? जी, किसी और को ये मसला हो रहा है कि स्क्रीन नज़र नहीं आ रही?
अच्छा, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग बैक। जो लोग म्यूट हैं और जवाब नहीं दे रहे, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उनमें से भी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे अभी सिराज है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, लेकिन प्रॉब्ली सिराज नीड्स टू इम्प्रूव हिज बैंडविड्थ। या तो नेटवर्क कनेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, या ऑल टुगेदर लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि ये मसला जो है वो सॉल्व हो। अच्छा, हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो एक मिनट, अच्छा जी। सबसे पहले हम जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो ये है कि एक डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल मे और मे नॉट बी ऑलवेज पीरियोडिक। दैट्स वाई अच्छा, इसी क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इक्वेशन मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, या मे नॉट ऑलवेज बी फुलफिल्ड। आप सारों को पता है कि स्मॉल एन क्या चीज़ है? नहीं, सैंपल नहीं, टाइम इंडेक्स या सैम्पलिंग इंडेक्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस टाइम की, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम जो जिस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिग्नल को, उस वो टी कहलाता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, तो अब हम इस तरह के सिग्नल को हम जब प्लॉट करते हैं तो उस टाइम इंडेक्स को या सैम्पल इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि ये सैम्पल इंडेक्स 0 है, ये सैम्पल इंडेक्स 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सैम्पलिंग इंडेक्सेस होते हैं। ओके, तो स्मॉल एन तो हमारे पास हो गया सैम्पलिंग इंडेक्स या टाइम इंडेक्स। कैपिटल एन क्या चीज़ है? व्हाट इज कैपिटल एन? नहीं, ये है, दोबारा बोलिएगा। टाइम पीरियड है, यस। अच्छा, अब जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का टाइम पीरियड होता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मसलन मैं यहाँ पर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैं बना इसलिए रही हूँ कि ताकि हम सब लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलें। मसलन जो ये सिग्नल है आपके सामने, इसका एन कितना है? कैपिटल एन क्या है इसका? 4 सैम्पल्स, नॉट 4 टाइम्स, 4 सैम्पल्स। अच्छा, अब ये 4 हमारे पास कैसे आया कि अगर हमें बेसिकली इसमें काउंटिंग करनी होती है। ये सैम्पलिंग इंडेक्स 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। अगर आप नोट करो तो सैम्पलिंग इंडेक्स 4 के ऊपर जो सैम्पल है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा सैम्पलिंग इंडेक्स n इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा या इसका जो कैपिटल एन होगा वो 4 नहीं, वो 5 नहीं होगा, क्योंकि हम जनरली अपनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की जो हमारी वो है बैकग्राउंड है उसको रखते हुए हम जनरली टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, विच इज़ मिस्टेकन, विच इज़ इनकरेक्ट। बेसिकली हमने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन नहीं देखना होता, हमने यहाँ पे सैम्पल्स काउंट करने होते हैं, जिसके बाद रिपीटिशन शुरू होती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सैंपल के बाद चूंकि रेपिटेशन हो रही है, तो ये इस सैंपल तक हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, जो सैंपल टाइम इंडेक्स 3 पे है, काउंटिंग हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। 0 से काउंट करते हुए हम सिर्फ 3 तक काउंट करेंगे, उसके बाद ये जो नेक्स्ट सैंपल है ये नेक्स्ट पीरियड का हिस्सा होगा। तो बेसिकली इस तरह के सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो है 4 सैंपल्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अच्छा, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा चेंज करके के यहाँ पे लिखने लगी हूँ।
where k is an integral number and it varies सॉरी वेरीज तो नहीं कहना चाहिए, इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा तो ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा या फुलफिल नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास कौन सी कंडीशन ऐसी होगी कि जिसमें ये इक्वेशन फॉलो होगी, और अगर ये क्वेश्चन फॉलो हुई तो ऑफ कोर्स सिग्नल पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि किस कंडीशन में ये इक्वेशन फुलफिल होगी और हेंस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो पीरियोडिक होगा। अच्छा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कोसाइन सिग्नल है और उसको अगर पीरियोडिक होना है तो उससे ये कंडीशन फॉलो करनी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है कि अगर इस सिग्नल को पीरियोडिक होना है तो उसको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। और इसमें n जो है वो इट इज टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस कोसाइन वेव। अच्छा, अब इसके ऊपर हम अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशनशिप अप्लाई करने लगे हैं। जी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, और ये हमारे पास एक कंडीशन कहाँ से आई है? हमारे पास कंडीशन इस इक्वेशन से आई है। जो भी सिग्नल पीरियोडिक होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। जी बोलिएगा। मैम ये जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है कि मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, जी, इसको मैम जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये मतलब कैसे पीरियोडिक है कैसे नहीं। अच्छा, मैं एग्जैक्टली आपको यही बताने लगी हूँ। अगर ये इक्वेशन फॉलो होती है तो सिग्नल पीरियोडिक होगा, और अगर ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती तो सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहीं से एक्चुअली इसी इक्वेशन को आगे जब चलाएंगे तो हमें बिल्कुल इसके एंड पे पता चल जाएगा कि वो कौन सी सिचुएशंस होती है जिसपे पीरियोडिसिटी का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने लगी हूँ अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से, और हमारे पास इसके बाद जो टर्म आएगी दैट वुड बी साइन ओमेगा एन और साइन ओमेगा एन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास अगर हमने इस इक्वेशन को इक्वेट करना है, ठीक है, मतलब इस हम तो उसके लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का बराबर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो ये टर्म है ये 0 के बराबर हो। ठीक हो गया, और उसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरी है, वो क्या है? कॉज ओमेगा कैपिटल एन 1 के बराबर हो। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कॉज ओमेगा एन इस वक्त हमारे सामने है ये पीरियोडिक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको 0 के बाद चूंकि हम इसको भी 1 के बराबर रखना चाहते हैं, या एटलीस्ट हम देखना चाहते हैं कि ये 1 के बराबर है कि नहीं, तो हम इससे ऑनवर्ड्स शुरू करते हैं। ठीक है, और ओमेगा एन shall be cos inverse of 1। कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे cos inverse of 1 जो है वो ठीक है, यानी कि 2 पाई और उसके मल्टीपल्स। ठीक हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि जिस वक्त ओमेगा एन की वैल्यू 0, मतलब अगर लेट्स सपोज से मैं के को 0 कह देती हूँ और ओमेगा एन की वैल्यू अगर 0 होगी तो कॉज ऑफ 0 1 होगा। जब हम के को 1 रखेंगे और ओमेगा एन 2 पाई के बराबर होगा तो कॉज ऑफ 2 पाई 1 होगा। फिर के को अगर हम 2 रखेंगे और कॉज और ये जो है ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो 4 पाई बन जाएगा तो कॉज ऑफ 4 पाई 1 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा ही है। और k को हम कह सकते हैं 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। k एग्जैक्टली क्या है, आप थोड़ा सा होल्ड कर, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा,
इंटेग्रल यस, बट उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंटेग्रल तो उसकी नेचर है ना, मतलब जो वैल्यूज़ वो ले सकता है, लेकिन इटसेल्फ ही क्या वेरिएबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अभी हम लोगों ने देखना है। अच्छा, अब हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/n × k। अच्छा, अब यहाँ से नतीजा ये निकला कि किसी भी कोसाइन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को, डिस्क्रीट टाइम कोसाइन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें तो ऐसा सिग्नल पीरियोडिक होगा। क्यों? क्योंकि वो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा। और अगर हम किसी डिस्क्रीट टाइम कोसाइन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट ना कर सकें तो ऐसा सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आगे मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करानी है, लेकिन पहले यहाँ तक आपका डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। ये बात समझ आती है? यस मैम। ओके, गुड। अच्छा, मसलन हमारे पास अब अभी स्टिल हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि के क्या है, वो अभी तक हम लोगों ने नहीं समझा। अच्छा, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिग्नल गिवन है 2π/7n और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं। तो अच्छा, n के साथ जो भी मौजूद होता है ना वो ओमेगा होता है। ठीक है, तो इस सिग्नल में ओमेगा इज इक्वल टू 2π/7 और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इसको 2π/n × k की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। आपको क्या लग रहा है, कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट। तो इसमें k की वैल्यू हमें नज़र आ रही है कि 1 है और कैपिटल N की वैल्यू इसमें 7 है। स्टिल आई वुड रिपीट कि k मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि क्या चीज़ होती है, और प्रॉब्ली इसके अगले एग्जाम्पल में मैं रिवील कर सकूं। अच्छा जी, तो चूँकि ओमेगा जो कि 2π/7 के बराबर है इस क्वेश्चन में, वो 2π/n × k की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, सो दैट्स व्हाई दिस सिग्नल इज पीरियोडिक। ठीक है, नहीं हम आगे देखेंगे ना। आपका नाम जैद, राइट? जी जैद, अभी हम ए पीरियोडिक की मिसाल भी देखेंगे ना। ठीक है, ये तो आप ये जहन में रखो ना कि जो के है वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और सिग्नल मौजूद है जिसकी पीरियोडिसिटी हम चेक करना चाह रहे हैं, जो कि ये है, और हम देखना ही चाहते हैं कि इसका जो ओमेगा है यानी कि n के साथ जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2π/n × k की फॉर्म में। अच्छा, आप लोग मुझे प्लीज़ थोड़ा सा बताओ कि क्या आपके ख्याल में ये 2π/n × k की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है? अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये लिखने लगी हूँ, ये देखो, ये आप लोगों को समझ आता है कि मैंने कैसे लिखा है? ठीक है, मैंने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली, और इस सूरत हाल में यहाँ पर जो n है वो है 16 और k जो है वो है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, या हम एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकते हैं कि k क्या चीज़ है। k बेसिकली हार्मोनिक नंबर है। जी, इसलिए इसलिए क्योंकि अभी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से या इन जनरल हमें नहीं 3π/8 को देखकर हम स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि ये पीरियोडिक है या नहीं, तो हमें उसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि क्या हम उसको 2π/n × k के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो चूंकि हम इवेंचुअली इस काबिल हो गए कि हमने इसको 2π/n × k की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, तो जब कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि पीरियोडिक है। उसकी पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा,
अब मैंने आपको बताया कि इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो है n इज इक्वल टू 16 और ये थर्ड हार्मोनिक है। अच्छा, वैसे तो मेरा अंदाज़ा है कि आप लोगों ने ये वर्ड हार्मोनिक ज़रूर सुना होगा और आपको पता भी होगा कि हार्मोनिक क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने आज थोड़ी सी होपफुली हम इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों ने करना है वो हार्मोनिक के ऊपर ही करना है। तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के हार्मोनिक्स भी बड़े जी हार्मोनिक इज़ अ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास जो इस वक्त सिग्नल मौजूद है ये एक किसी भी गिवन या एक पर्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थर्ड हार्मोनिक है। ये जो ऊपर जिस सिग्नल की पीरियोडिसिटी हम लोगों ने टेस्ट की है ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था क्योंकि इसका हार्मोनिक या के इसका 1 था। तो हम इस तरह के सिग्नल को फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, ये सिग्नल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिग्नल का थर्ड हार्मोनिक है और उसकी और ये जो सिग्नल है जिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थर्ड हार्मोनिक है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 पाई बाई 16। वेरी गुड। 2 पाई बाई 16 एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला का सिग्नल होगा और ये सिग्नल यानी कि cos 3 पाई बाई 8 इंटू n एक थर्ड हार्मोनिक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और सिग्नल है cos n। अच्छा जी जैद, अब आपने थोड़ा सा इसे गौर से देखना है। cos n में ओमेगा क्या है? जी जैद, cos n इस सिग्नल में ओमेगा 1। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या 1 को मैं 2 पाई बाई n इंटू के की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि नहीं? ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऊपर एक कंडीशन हमें गिवन है या जिसको हमने फुलफिल करना है वो ये है कि k एंड n बोथ मस्ट बी इंटेग्रल नंबर्स। और k तो वैसे k तो है नेगेटिव भी हो सकता है, n तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो k और n बोथ मस्ट बी इंटेग्रल नंबर्स। तो फिर वो उनकी तो हम जो मर्जी वैल्यूज़ ले लें वो किसी भी तरह इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आएंगी कि उनमें 2 या पाई मतलब उनमें पाई का फैक्टर हो और इवेंचुअली हम इस सब को 1 के बराबर रख सकें। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा, एक तो यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं ये बताने के लिए कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन बी किया है ये पीरियोडिक सिग्नल था। तो cos ओमेगा n cos n जिसमें ओमेगा की वैल्यू 1 है उसमें हम इस 1 को 2 पाई बाई n इंटू के की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई दिस इज एन ए पीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है। अच्छा हमजा, आपका हैंड रेज हुआ है, जी बताइए। किस सिग्नल को? इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, लेट मी सी। मैटलैब और किसकी स्क्रीन और उसको उस पर कुछ सिग्नल प्लॉट करके आपको दिखा दूं। अच्छा, इन द मीन वाइल हमें एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं और हम इन सिग्नल को भी प्लॉट भी करके देख लेंगे जिस वक्त तक मैटलैब हमारे पास ओपन होता है। ठीक है, एक और सिग्नल है cos 1.57 पाई n। इसको ज़रा आप लोग खुद देखो, थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या इस ओमेगा के साथ हमें एक पीरियोडिक सिग्नल मिल सकता है। अच्छा जी, चूंकि अहमद ने जवाब दिया यस, तो अहमद आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे इसका कैपिटल N और K बताओ।
नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर अगर आप इग्नोर नहीं करते फिर क्या होगा? मैम इसमें 5 हमारे पास मौजूद है, लेकिन n की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आ भी सकती है। नहीं चलो, मैंने तो जी इधर तो आप बोलिए। ओके, यस वी कैन सी दैट कि 1.57 इज डेसिमल, तो हमारे पास क्या हम इसको स्ट्रेट अवे ए पीरियोडिक डिक्लेयर कर दें? या हम कुछ किसी तरीके से सॉल्व करके देखें और फिर हम उसके बाद डिसीजन लें? व्हाट शुड वी डू? मैम ये मैम ये प्रोडिक है इसमें, क्योंकि के आता है 1.57 आ रहा है। अच्छा, जो कि हो नहीं सकता ना, क्योंकि के तो नो नो। बेसिकली इंटेग्रल नंबर होना चाहिए। किसी का ख्याल इसके अलावा कुछ और है? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जवाब है। उसके बाद क्या किया आपने? अच्छा बता रहे, ओके। चलो, चूंकि ये जवाब जो है ना वो ठीक है, तो हम फिर यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, क्या हम 1.57 को 157/100 लिख सकते हैं? यस मैम। अच्छा, और उसके बाद अच्छा एन एन तो मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ओमेगा में एन नहीं आता। अच्छा, उसके बाद क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? जी तो दोबारा बोलिएगा। जी जी, ऐसा ही है, के इज़ 157 एंड एन इज़ 200, तो इसका मतलब ये है कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों ने ना डेसिमल्स वगैरह को देखकर स्ट्रेट अवे ये डिक्लेयर नहीं कर देना कि ये सिग्नल ए पीरियोडिक है। ठीक है, थोड़ा सा उसको वर्कआउट उस पर करना है, ताकि फिर आप इवेंचुअली किसी राइट डिसीजन पे पहुंच सको। अच्छा, एक चीज़ और है कि फिर हमारे पास किस तरह के सिग्नल्स जो हैं वो ए पीरियोडिक होंगे। एक तो मैंने आपके सामने ये मिसाल दी, और मैं इसको प्लॉट भी इंशाल्लाह भी आपको करके दिखाती हूँ। उसके अलावा अगर हमारे पास थोड़े से वियर्ड किस्म की फ्रीक्वेंसीज आए, बाय वियर्ड आई मीन समथिंग लाइक दिस, cos 2 π n मसलन, इस तरह का सिग्नल ए पीरियोडिक है, क्योंकि आप इसमें भी √2 को 2 π/n × k की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा भी सिग्नल ए पीरियोडिक होगा। अच्छा, दिस इज़ एन ए पीरियोडिक सिग्नल। अच्छा, अब मैं इस वाले पेज को दोबारा से खोल के मैटलैब चूँकि मेरे पास खुल चुकी है, तो अच्छा जी, क्या मैटलैब आप लोगों को नज़र आ रही है अपनी स्क्रीन पे? ओके। अच्छा, अब हम करने ये लगे हैं कि n को मैं डिक्लेयर करूँगी 0 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सिग्नल है x1, उसका नाम हम रख लेते हैं, दैट इज़ इक्वलेंट टू cos 2 × π डॉट। अब ये डॉट ऑपरेटर सारों को पता है कि मैंने यहाँ पे डॉट इनटू स्टैटिक क्यों लिखा है? जी जी, पॉइंट ऑपरेशन शायद इसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये इसका नाम मैंने x1 रखा है, और चूंकि ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो मुझे इसकी जो प्लॉटिंग है वो स्टेम के थ्रू करनी चाहिए। पहले आएगा x एक्सिस जो कि n से यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, और फिर आएगा यहाँ पे सिग्नल। तो जो सिग्नल मेरे पास बनेगा, अभी होपफुली जितनी देर में आता है हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। आप सब लोगों के पास मैटलैब इंस्टॉल्ड है? नो मैम।
अच्छा, जिनके पास नहीं है ना उनको चाहिए कि वो कुछ बंदोबस्त कर लें, क्योंकि मैटलैब की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़नी है। अच्छा, एक तो हमारे पास ये इस तरह का सिग्नल आ गया। अच्छा, अब आप लोग ज़रा अपने तौर पे इसका इसका पीरियड देखो कि क्या बनता है। यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। दिस शुड बी फर्स्ट सैंपल ऑफ आर पीरियड। यहाँ से हमारा पीरियड स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 8वां सैंपल है, यहाँ से बेसिकली नया पीरियड शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम लोगों ने जिस तरह से फाइंड आउट किया था ना कि हमारा सिग्नल एक पीरियोडिक सिग्नल था, सच दैट कि उसका हम वो फर्स्ट हार्मोनिक था और उसका पीरियड 7 था। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रही है। ठीक है, जो हम लोगों ने सिग्नल बी देखा है, मैं ज़रा उसको भी आपको प्लॉट करके दिखा देती हूँ। अब हम x2 बनाना चाह रहे हैं, which was given to us like 3 by 8। ठीक है, और हम अगर एक नया प्लॉट करना चाह रहे हैं तो फिगर की कमांड ज़रूरी है, और स्टेम में हम लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, मुझे जो है ना इसमें n को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी रीजनेबल फिगर बने। मैं इसको 50 कर रही हूँ क्योंकि इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इतनी मुनासिब फिगर नहीं बनेगी। अच्छा, जिन लोगों के पास मैटलैब नहीं है ना, अगर तो वो पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, तो आप लोग किसी दिन इस IST भी आ सकते हो, यहाँ से भी मैटलैब ले सकते हो। नहीं तो फिर आप लोगों को मतलब यहाँ किसी और तरह से कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने अब ये जो है ना cos 3 पाई बाई 8 इंटू n, इसकी ये प्लॉटेड है, ये वाला सिग्नल प्लॉटेड है। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करो तो आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि इस सिग्नल का पीरियड जो है वो 16 सैम्पल्स है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम है, तो मैं फटाफट इस सिग्नल को बंद करके कॉज n प्लॉट करना चाहूँगी। मतलब एक ए पीरियोडिक सिग्नल में प्लॉट करना चाहती हूँ। तो x3 इज इक्वल टू कॉज ऑफ n। ठीक है, और अच्छा जी, ये हमारे पास कॉज एंड प्लॉट हो गया। और अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको अभी तो वैसे 50 सैंपल्स प्लॉटेड हैं, लेकिन अगर आप देखो तो आपको कहीं पे भी मसलन यहाँ पे जैसे दो पीक्स हैं, ये कहीं और इस पूरी फिगर में नहीं है। ठीक है, या इस तरह की दो पीक्स, तो हमारे पास कम से कम 50 सैंपल्स हम लोगों ने प्लॉट किए, तो हमें पीरियोडिसिटी का फैक्टर कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये जस्ट एक रैंडम सिग्नल है, इसमें पीरियोडिसिटी नहीं है। ठीक है, क्या ये चीज़ आप लोगों के लिए विजिबल है कि इसमें पीरियोडिसिटी नहीं है? ओके ओके, गुड। तो इस तरह का सिग्नल जो कि सपोजिटली जिसकी इक्वेशन तो एक साइनसॉइडल सिग्नल से बनी है, यानी कि ये कॉज n है, लेकिन अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें तो ये एक एपीरियोडिक सिग्नल होगा। अच्छा, क्या आप लोगों को आइडिया है कि अगर हमने कॉस t लिखा होता तो कॉस t तो एक पीरियोडिक सिग्नल था, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से कॉस t तो पीरियोडिक है लेकिन कॉस n जो है वो एपीरियोडिक है? क्या वजह है इसकी? मैम वो एनालॉग सिग्नल वो ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं ना। जी, मैम वो कॉन्टिन्यूस है। मैम वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल और ये डिस्क्रीट है, ये फर्क है। बिल्कुल यही बात है। हम लोगों ने पहली जो कंडीशन पढ़ी थी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की, वो कंडीशन ही ये थी कि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स है दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, क्योंकि ये टाइम के हर इंस्टेंट पे डिफाइन है ना। टी टाइम के हर इंस्टेंट पे चूंकि डिफाइंड है, तो इसलिए वो उसकी पीरियोडिसिटी जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन इसकी जो डिस्क्रीट नेचर है इसकी, ये उसकी वजह से एपीरियोडिक हो जाता है, क्योंकि वो उसकी ओमेगा के ऊपर एक कंडीशन लागू हो जाती है जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में नहीं होता, जो सिचुएशन। ठीक है,
अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये एक सिग्नल जो है ये ए पीरियोडिक सिग्नल है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप कोई इस तरह का सिग्नल प्लॉट करना चाहो तो वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, अगेन क्योंकि टी जो है वो इट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसकी जो डिस्क्रिटाइजेशन है वो उसको ए पीरियोडिक बना देती है। लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज टू इन कन्वर्स, यानी कि डिस्क्रिटाइजेशन जो है उस बेसिकली डिस्क्रिटाइजेशन का मसला नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिटाइजेशन तो इन सिग्नल्स में भी हुई हुई है, लेकिन ये सिग्नल्स तो फिर भी पीरियोडिक है। ठीक है, लेकिन इन सिग्नल्स की जो डिस्क्रिटाइजेशन है वो उनकी फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट नहीं कर रही, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक नेसेसरी कंडीशन को मीट कर रही हैं। ठीक हो गया, जबकि यहाँ पर डिस्क्रिटाइजेशन के बाद जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, दैट्स वाई दे आर एपीरियोडिक सिग्नल्स। अच्छा, एक तो इसमें ये वाली बात थी जो हमें हमारे समझने की है, और उसके अलावा जो हमें यहाँ पे मज़ीद जो दूसरी प्रॉपर्टी है, राधा तीसरी प्रॉपर्टी है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की प्लॉटिंग, अगर लेट्स सपोज कि अब हमारे पास ओमेगा ए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है और उसको हम ओमेगा ए कह देते हैं, ठीक है, और उसके मुकाबले में ओमेगा बी एक और फ्रिक्वेंसी है जिसको हम ओमेगा ए प्लस 2 पाई कहते हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू सी कि वेदर दीज टू सिग्नल्स, जिनमें से एक सिग्नल ओमेगा ए से बनेगा और दूसरे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ओमेगा बी होगी, वेदर दीज टू सिग्नल्स आर डिफरेंट और नॉट। ठीक है, तो मेरे पास एक्स ए एन है जिसको मैं कॉस ओमेगा ए एन कहूँगी। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास एक्स बी एन है जिसको मैं कॉस ओमेगा बी एन के थ्रू डिफाइन करूँगी, और ओमेगा बी एन मेरे पास है ओमेगा ए प्लस 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया ये वाला रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि पाई के मल्टीपल्स पे साइन हमेशा ज़ीरो देता है, तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, cos 2 पाई एन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, तो ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा और हमारे पास cos ओमेगा ए एन बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है अब एक्स बी एन इज ऑल्सो इक्वल टू cos ओमेगा ए एन। ठीक है, अब हमें पता है क्या चला, यहाँ पे नतीजा क्या निकाला हमने, एग्जैक्टली फेज शिफ्ट तो नहीं उसे हम कहना चाहेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान 2 पाई का डिफरेंस हो तो उन फ्रीक्वेंसीज के नतीजे में बनने वाले सिग्नल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में अगर दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान 2 पाई का डिफरेंस हो, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो उन फ्रीक्वेंसीज के नतीजे में बनने वाले दोनों सिग्नल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसा सिग्नल प्लॉट करना चाहूँ जिसकी इक्वेशन ये है, ठीक है, इससे मिलता जुलता एक और सिग्नल क्या हो सकता है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए,
प्रॉपर्टी है या न्यू सवाल, न्यू क्वेश्चन है मैम? ये क्वेश्चन है, मैंने ये, और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। मैंने ये बताया कि जो दो सिग्नल्स 2 पाई, ऐसे दो सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज में 2 पाई का डिफरेंस हो, वो दोनों सिग्नल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं। तो मैंने ये प्रॉपर्टी बताकर ये सवाल पूछा कि अगर मैं एक ऐसा सिग्नल प्लॉट करूं तो इससे मिलता जुलता ही एक और सिग्नल कैसा होगा, उसकी इक्वेशन कैसी होगी। मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रही हूँ। ठीक है मैम, सॉरी मैम, वो असल में लैग आ गया था। ओके, इट्स ओके। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? ठीक है, 4.09 भी लिखा जा सकता है, 0.09 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस मैम। ओके, गुड। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि अनलाइक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी या पढ़ी थी कि दो फ्रीक्वेंसीज अगर डिफरेंट होंगी तो उनके नतीजे में बनने वाले सिग्नल्स हमेशा डिफरेंट होंगे। ये हम लोगों ने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में पढ़ा था। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में ऐसा नहीं है। दो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ अगर डिफरेंट भी है, जैसे कि यहाँ पर ओमेगा ए और ओमेगा बी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन स्टिल उनसे जो सिग्नल्स डेवलप हुए हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो दे मे जनरेट अलाइक सिग्नल्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम लेट सपोज के अपनी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा को 0 रखते हैं और उसके बाद हम उसे इंक्रीज करते जाते हैं 0.1 0.2 और यहाँ तक कि हम 2 पाई तक पहुँच जाएं, तो हमें उससे होगा यूँ कि 2 पाई पे जो बनने वाला सिग्नल है वो एग्जैक्टली वैसा सिग्नल होगा जैसे 0 पे बने। ठीक है, लेट सपोज 0 के बाद हमने जो इंक्रीमेंट किया था और हम 0.1 पे पहुंचे, इसका मतलब ये है कि 2.1 पाई मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, जब हम 2.1 पाई पे पहुंचेंगे तो वो सिग्नल एग्जैक्टली ऐसा होगा जैसा 0.1 पाई वाला सिग्नल था, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिकल सॉरी क्या कहना चाहिए यहाँ पे, डिस्टिंक्ट सिग्नल्स हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट या फिर डिस्टिंग्विशेबल सिग्नल्स हैं, वो सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान होते हैं। और वंस पाई पे क्या कंडीशन होती है? पाई या माइनस पाई या हम चीज का क्या रिफ्लेक्शन या उस पे ऑसिलेशन इंक्रीज कर जाती है? अच्छा, ये चीज़ मैंने वैसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी थी। ये थोड़ी सी लंबी डिस्कशन है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहूँगी, क्योंकि पाई पे वो जो भी रिफ्लेक्शन है या जो फ्रिक्वेंसी तेज़ होती है ज़्यादा, वो प्रॉब्ली आप उसके हवाले से पूछ रहे हो, तो उस डिस्कशन को हम फ़िलहाल एक वीक के लिए पेंड कर लेते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दिस कॉन्सेप्ट कि जो मैं आपको चीज़ बता रही थी कि बेसिकली 0 से लेकर 2 पाई तक के सिग्नल्स डिस्टिंक्ट या डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और जिस वक्त हम 2 पाई से एक्सीड कर जाते हैं तो हमें वापस वही सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जो हमें 0 के आसपास मिले थे। ठीक है, तो ये जो 0 से लेकर 2 पाई तक की रेंज है, इसको हम प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो एक सवाल आगा पाई और माइनस पाई का आया था, एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीक आपको एक रीज़न देकर ये बताऊंगी कि हमारी जो प्रेफरेबल प्रिंसिपल रेंज है वो माइनस पाई से पाई है। ठीक है, और फिर उसकी वजह भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे तो हम लोगों ने ये देख लिया कि 0 से लेकर 2 पाई तक प्रिंसिपल रेंज है, तो वाई डू वी प्रेफर कि हम प्रिंसिपल रेंज जो है वो इंस्टेड ऑफ 0 to 2 पाई माइनस पाई टू पाई लेते हैं। उसकी वजह क्या है, तो वो वजह हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी है। लेकिन जो यहाँ पे हमारी समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जो इसमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि 2 पाई तक की रेंज के सिग्नल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक हो गया। ये अंडरस्टैंडेबल है सबके लिए? ओके। अच्छा, अब हमारे पास मैं नहीं चाहूँगी कि हम बहुत इसको लंबा करें, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो कि हमें आज पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन ब्रेक की वजह से नहीं पढ़ सके। क्या आप सब लोगों को हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट है? यस मैम। ये मल्टीपल्स होते हैं ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस
ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट है ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इन दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, मसलन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हार्मोनिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर हमारे पास ओमेगा नॉट लेट सपोज के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो हमें मैक्सिमम कितना बड़ा हार्मोनिक इसमें अचीवेबल होता है? कुछ आइडिया है? जी, कुछ आइडिया है कि हम के को कितना बड़ा कर सकते हैं? अच्छा, के को हम इन्फिनिटी भी रख सकते हैं। जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं उसमें उनमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की नहीं है। इसको आप जितना मर्जी बढ़ा लो, ठीक है, तो के कैन प्रैक्टिकली बी इन्फिनिट। ठीक है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ओमेगा नॉट यानी कि स्मॉल ओमेगा को हम लोगों ने कह दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर के ओमेगा नॉट यानी कि जिसमें बेसिकली ये केथ हार्मोनिक होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख दूँ ताकि ठीक है, के कैन प्रैक्टिकली बी इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसमें के जो है वो क्या होगा, इसकी एक मैक्सिमम लिमिटेशन है। पहले तो मैं यहाँ पे इसका जवाब लिख देती हूँ, के कैन मैक्सिमम भी एन। अच्छा, लेकिन चूंकि हम लोगों ने ओमेगा नॉट को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा है तो ये n-1 आएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसकी जो कंप्यूटेशन है ना ये और इसकी जो वजह है वो हम आज प्रॉबली डिस्कस ना कर सकें, उसको हमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो 4 मिनट्स में पॉसिबल नहीं होगा इस टॉपिक को कवर करना। तो इट्स बेटर कि हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू ही नेक्स्ट लेक्चर पे करें। लेकिन जो यहाँ पर हम जो ख़त्म कर रहे हैं वो ये चीज़ है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में जो हार्मोनिक हैं दे कैन गो अप टिल इन्फिनिटी, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में हार्मोनिक इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते, उनकी एक लिमिट है जो कि फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एक नंबर दे रही हूँ कि इट कैन गो अप टिल n-1 कैपिटल, और ये आपको पता है कि कैपिटल N जो है वो फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारे पास टोटल 3-4 मिनट हैं, उसमें अगर आप लोगों ने आज के लेक्चर से कोई सवाल पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हो। मैं मीर हमज़ा का हाथ देख रही हूँ। जी मीर हमज़ा। प्रिंसिपल रेंज आपको समझ नहीं आई? अच्छा, इतरत प्लीज़ अगर आप होल्ड करो, मैं इस सवाल का जवाब देकर फिर आपके पास आऊँगी। मैंने ये कहा था कि लेट्स सपोज कि हम फ्रीक्वेंसी के हमारे पास है 0 ओमेगा इज इक्वल टू 0 और हम यहाँ पर एक सिग्नल प्लॉट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं और 0 के बाद 0.1 पाई पे एक सिग्नल प्लॉट करते हैं, फिर हम 0.2 पाई के ऊपर सिग्नल प्लॉट करते हैं और फिर इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते जाते हैं और सिग्नल्स का प्लॉट हम करते जाएंगे यहाँ तक कि हम 2 पाई के ऊपर पहुँच जाए। तो जब हम 2 पाई के ऊपर पहुँचेंगे तो हमें पता ही चलेगा कि हमें एग्जैक्टली वही सिग्नल मिला है जो कि हमें 0 के ऊपर मिला था। उसकी एक जो इंट्यूटिव वजह देखते ही हमें समझ आ जानी चाहिए वो ये कि अब क्योंकि 0 और 2 पाई के दरमियान 2 पाई का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, क्या मुझे आगे ये बोलने की ज़रूरत है कि 2.1 पाई पे जो सिग्नल है वो वही होगा जो 0.1 पाई पे है? ठीक है, तो हमारी प्रिंसिपल रेंज जो है ना वो 0 से 2 पाई है। उसके मतलब हम जो हमें डिस्टिंग्विशेबल या डिस्टिंक्ट सिग्नल्स मिलेंगे वो इसी रेंज में मिलेंगे। जी इतरत आप पूछिएगा।